हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मानव विकास है वो क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी व्यवस्थित ढंग से ह्यूमन डेवलपमेंट को किस प्रकार है वो प्रस्तुत है, वो डिस्क्राइब है वो किया जा सकता है। इस दिशा में यानी सिस्टमैटिक तरीके से मानव विकास को व्याख्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस दिशा में पहला व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशन है कि प्रथम जो मानव विकास प्रकाशन है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को व्यवस्थित या सिस्टमैटिक तरीके से उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रथम प्रयास है वो किया गया। तब से लेकर यह संस्था प्रतिवर्ष, यानी तब से लेकर 1990 से लेकर यह संस्था हर ईयर विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यानी तब से लेकर 1990 से लेकर यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास यानी वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट जो उसकी रिपोर्ट है उसको प्रकाशित है वो करती आ रही है। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, 1993 ईस्वी की मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार परगामी यानी आने वाले लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण, यानी लोकतंत्रीकरण और जो बढ़ता हुआ लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं कि मानव विकास के लिए क्या है, ये बिल्कुल लो यानी न्यूनतम कंडीशंस हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट यह भी उल्लेख करती है कि इसके अलावा जो रिपोर्ट है 1993 की वो यह भी उल्लेख करती है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर। यानी जो विकास है वो लोगों को केंद्र में रखकर बुना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में मानव विकास सूचकांक क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया सन 2012 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक के संदर्भ में भारत विश्व के, यानी 2012 की बात है, भारत विश्व के 187 देशों में 36वें स्थान पर है। इन 2011 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की श्रेणी में जो भारत है 187 टोटल जो कंट्रीज हैं उनमें से भारत है 136 जो पोजीशन है उसके ऊपर आता है। और अब हम करंट की बात करते हैं तो करंट में भारत 189 कंट्री हैं, उनमें से भारत है 129 पोजीशन के ऊपर, यानी 129वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक के, यानी मानव विकास सूचकांक के संयुक्त मूल्य, ये 2012 के डाटा है, संयुक्त मूल्य 0.554 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है कि जो भारत है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट जो दर्शाते हैं उन देशों की श्रेणी में भारत का स्थान है वो आता है। अब देखो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI के आधार पर विश्व के देशों को 0 से यानी 0 से 1, यानी विश्व के देशों को 0 से 1 अंक तक पैमाने पर उच्चतम, मध्यम और निम्न मानव विकास वर्गों में बांटा गया है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 0 से लेकर 1 अंक तक के पैमाने के आधार पर विश्व के देशों को उच्च यानी हाई, मीडियम एंड लो मानव विकास की जो कैटेगरी है या वर्ग है उनमें बांटा गया है। मानव विकास की दृष्टि से विकसित देश तो भारत से आगे हैं ही, यानी मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से जो विश्व के डेवलप कंट्री हैं वो तो भारत से आगे हैं ही हैं, साथ ही साथ विकासशील देश जैसे श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देश हैं वो भी भारत से बहुत आगे हैं।
पिछले दशक में लिंग विकास में, यानी पिछले दशक में लिंग विकास में काफी सुधार के बावजूद भी भारत की स्थिति इसमें काफी नीचे है। यानी पिछले दशक में लिंग विकास में काफी सुधार करने के बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो सूची है वो काफी नीचे आती है। अब इसमें देखो नेक्स्ट आता है कि HDI के परिकलन पर आपत्ति, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो परिकलन होता है, मेजरमेंट होता है, उसका क्रिटिसाइज है वो किया गया है कि किस आधार पर उसको क्रिटिसाइज किया गया है। विद्वानों ने मानव विकास के उपागम और राज्यों या देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटिक्रम मीन्स उनका स्थान क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। उनके अनुसार कुछ कारक ऐसे हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, कि उनके अनुसार कुछ कारक ऐसे होते हैं जो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट आता है आपका उपनिवेशवाद, क्योंकि भारत है वो लॉन्ग टाइम तक अंग्रेजों का उपनिवेश है वो रहा है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारक, ये जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे जो ऐतिहासिक कारक हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कम या ज्यादा होने में काफी निर्णायक भूमिका है वो निभाते हैं। सेकंड जो फैक्टर आता है मानव अधिकार उल्लंघन पर जाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव, कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि इस आधार पर काफी भेदभाव, वो पहले बहुत ज्यादा होता था लेकिन उसमें काफी चेंज करने के बाद या काफी उसको कम करने के बाद अब भी लिटिल बिट जो डिफरेंशिएशन हो रहा है कैटेगरी के ऊपर, या आप ये लगा लो जेंडर के ऊपर या रिलीजन के ऊपर, अब भी भेदभाव है वो होता है। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये मानव विकास को कम रखने में भूमिका है वो निभाते हैं, और भारत में ये कारक है वो काफी रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, वो ये कहें कि हम स्टेज को ऊपर ले जाने के लिए, उसको निम्न रखने के लिए, क्योंकि भारत में समाज में अब भी काफी भेदभाव है वो देखने को मिलता है। थर्ड आता है आपका अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं। अब भारत है वो आतंकवाद जैसी समस्या से काफी ग्रस्त है, और लगातार 1999 के बाद से लगा लो या आप 1980 के बाद से भारत में आतंकवाद का जो स्तर है वो काफी बढ़ा है, लेकिन अब उसके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल है वो किया जा रहा है। अभी हम लेटेस्ट बात करें तो देखो न्यू दिल्ली में कल या परसों ही ISI का एजेंट है वो पकड़ा गया है। और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, कि सरकार का स्वरूप कैसा है, लोकतंत्र है या तानाशाह है। अगर आपके पास लोकतांत्रिक सरकार है तो आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ तानाशाही सरकार है तो आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए उनके ऊपर तानाशाही है वो थोप सकते हैं। सशक्तिकरण का स्तर यानी मजबूती का स्तर, कितनी वहां की जो जनता है वो सशक्त है, समृद्ध है, कि वहां का सशक्तिकरण का लेवल क्या है। जैसे राजनीतिक कारक भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्ले करते हैं। अब देखो भारत में योजना आयोग ने इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट प्रकाशित करने में भारत के योजना आयोग ने वो पहल की है। UNDP द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए, कि UNDP ने जो सूचक चुने थे जिस आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की थी, उन सूचकों को चुनते हुए या प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। कि UNDP ने जो सूचक लिए थे उन्हीं सूचकों को चुनते हुए योजना आयोग ने भारत के लिए मानव विकास की रिपोर्ट है वो तैयार की। भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, कि अंतिम जो मानव विकास सूचकांक है उसका परिकलन 3 सूचकों के आधार पर किया। अब वो 3 सूचक कौन से हैं जिनके आधार पर योजना आयोग ने भारत के मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया, वो है आपके आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, स्वस्थ जीवन के सूचक, सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। अब इनमें से हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका आर्थिक उपलब्धियों के सूचक यानी इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट। उसमें फर्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP। ठीक है,
दूसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो क्या है। थर्ड है आपका गरीबी। फोर्थ है आपका रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। अब इनमें से हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं जीडीपी कि 2007-8 में भारत के में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन यानी 2007-8 में जीडीपी पर भारत का सकल घरेलू उत्पादन 37,900.63 ठीक है 63 अरब रुपए का 63 अरब रुपए था, जबकि 1950-1951 में यह उत्पादन और जबकि 1950 और 1951 में यह उत्पादन 97.19 यानी 97.19 अरब रुपए थी। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम इस डाटा को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और इस डाटा को कंपैरिजन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बड़ा भारी आर्थिक विकास हुआ है, किंतु गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह और इस सबसे बढ़कर सामाजिक वितरण अन्याय और बड़े पैमाने पर प्रादेशिक विषमताएं उपयुक्त कथाकथित आर्थिक उपलब्धियों को झूठा करती है कि ये इसमें काफी चेंजमेंट है वो आया है इसके कंपैरिजन में। लेकिन क्या है कि कुपोषण, भेदभाव, इस आधार पर हम जाते हैं तो ये सब चीजें हैं वो भारत के आर्थिक उपलब्धियों को झूठा साबित करती हैं। अब देखो सेकंड इसमें आता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम 2006 में यानी प्रचलित कीमतों पर अगर हम बात करते हैं तो 2006 में भारत की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 29,642 रुपए थी। ठीक है, ये 2006 के डाटा है कि 2006 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 29,642 रुपए थी। अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं 1950 यानी 1950-51 से, तो 1950-51 में पर कैपिटा इनकम है 255 रुपए थी। यानी 1950-51 की तुलना में 2006 में यानी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रति व्यक्ति आय में तो काफी प्रोग्रेस है वो की है, प्रति व्यक्ति आय है वो काफी इंक्रीज हुई है। प्रचलित कीमतों को देखा जाए तो गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे कुछ विकसित राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 30,000 रुपए से अधिक है। यानी ये जो राज्य हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपए 30,000 रुपए से अधिक है। जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो हम दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर क्या है कि प्रति व्यक्ति आय है वो 30,000 रुपए से अधिक है। ठीक है, लेकिन भारत के सभी राज्य ऐसे नहीं है जहां पर प्रति व्यक्ति आय है वो 30,000 रुपए से अधिक हो। कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपए से काफी कम भी है। इसके विपरीत असम, बिहार, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 19,000 रुपए से कम है। यानी 19,000 रुपए से कम है इन राज्यों की आय, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी आय वो 30,000 रुपए से अधिक है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामलों में स्टेट के आधार पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें काफी डाइवर्सिटी यानी विषमताएं हैं वो देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गरीबी यानी पोवर्टी। ठीक है, गरीबी निम्न जीवन स्तर का प्रतीक है। यानी जो व्यक्ति गरीब है, बिलो पोवर्टी लाइन, बीपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन यानी गरीबी है वो निम्न जीवन स्तर का प्रतीक है। गरीबी, जीवन की निम्न गुणवत्ता, कुपोषण तथा निरक्षरता आदि दशाएं आपस में इस कदर जुड़ी हुई हैं कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होती हैं। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की निरंतर
स्वस्थ रहने व यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को जाहिर करती है। यानी क्या होता है कि इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन में व्यक्ति है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को अभी पूरी है वो नहीं कर सकता। अब इसमें क्या होता है, कुपोषण, निरक्षरता और गरीबी, ये एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत है, वो होते हैं कि ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, पर्यायवाची। अब नेक्स्ट आता है उसमें एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। ठीक है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार। रोजगार से आमदनी प्राप्त होती है और आमदनी मानव विकास अर्थात बेहतर जीवन का जरिया है। अगर व्यक्ति की रोजगार मिलेगा, व्यक्ति को काम मिलेगा, तो उसकी इकोनॉमिक इनकम है वो इंक्रीज होगी। अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो उसका आर्थिक विकास या मानव विकास है वो डेवलप होगा, क्योंकि वो अपनी बेसिक्स जो नीड्स हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उन आवश्यकताओं को पूरा है वो कर पाएगा आसानी से। लेकिन अगर व्यक्ति को रोजगार ही प्राप्त नहीं हो रहा है, वो बेरोजगार है, तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति है वो नहीं कर पाता। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अनुरूप रोजगार पैदा नहीं हो रहे। अब भारत में उल्टा हो रहा है कि भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत जल्द स्पीडली हो रही है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से रोजगार के जो अवसर हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो अगर रोजगार के अवसर इंक्रीज नहीं होंगे तो आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है वो बढ़ जाती है, जिससे मानव विकास के ऊपर काफी इफेक्ट है वो पड़ता है। शिक्षित युवाओं के रोजगार की दर 25% है, यानी जो शिक्षित युवा हैं उनके रोजगार की दर है वो कितनी 25% है। बिना रोजगार के हुई आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगारी भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारणों में से है। कि रोजगार में हुई आर्थिक वृद्धि, यानी रोजगार में तो आर्थिक वृद्धि नहीं हुई और बेरोजगारी है वो इंक्रीज हो गई, तो ये क्या है कि भारत में गरीबी के लिए मेजर जो फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है रोजगार के अवसर का विकल्प। मानव विकास के बहुत से महत्वपूर्ण आयामों में से एक है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि, यानी संगठित और असंगठित में रोजगार की कुल वार्षिक वृद्धि दर इन 1973 में 2.73% से घटकर, ठीक है, से घटकर 1998 में 1.54%, ठीक है, 1998 में 1.54% व अब और अधिक घटकर 2000 में केवल 1% रह गई है। अब 2000 की हम सन 2000 की बात करें तो वहां 1% है घटकर है वो रह गई है। कि जैसे जैसे टाइम आगे आगे स्पेंड होता जा रहा है, देखो 1973 की हम बात करें तो 2.7 थी संगठित और असंगठित, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में रोजगार, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सरकार के अंडर होता है, यानी सरकार के कंट्रोल में होता है, सरकार का डायरेक्ट उसके ऊपर स्वामित्व है वो होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जिसके नियम और कानून है वो निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप है वो नहीं होता। तो अगर हम यहां पर बात करें संगठित और असंगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार की कुल वार्षिक वृद्धि यानी रोजगार की एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, 1973 में कितनी थी 2.73, ठीक है, उसके बाद 1998 में इसमें कमी आ गई 1.54% हो गई घटकर, और 2000 की बात करते हैं तो 2000 में 1% हो गई। ये इसी वजह से हुआ कि भारत में जो पॉपुलेशन है
वो बगैर किसी रोक टोक के लगातार इंक्रीज होती रही और अब भी इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ अब भी किसी का ध्यान नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन है वो किस स्पीड से है वो बढ़ रही है। अगर भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा भारत है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। तो ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अवेयर है वो होना चाहिए और इसके लिए कुछ नियम या कुछ योजनाएं हैं वो चलानी चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ लोगों का ध्यान है वो आकर्षित किया जाए और सरकार का ध्यान भी इस ओर आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 2000 में कुल यानी 2000 में 39.7, ठीक है 39.7, 2000 में कुल 39.7 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध था। इनमें से केवल 5% रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र में थे। अगर हम 2000 की बात करते हैं, सन 2000 की, तो 2000 में सन 2000 में 39.7 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था। ठीक है, और इनमें से 39.7 करोड़ के ओनली 5% जो लोग थे उनको सार्वजनिक क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में उन लोगों को रोजगार है वो मिला हुआ था। तो अब देख लो आप कि ओनली 5% लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार में मिला हुआ था, बाकी जो लोग थे वो सभी प्राइवेट सेक्टर में या असंगठित क्षेत्र में काम है वो कर रहे थे। भारत में 93% रोजगार के अवसर असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। अब भारत में 93% रोजगार के अवसर असंगठित क्षेत्र उपलब्ध है। अब भारत में क्या है कि 93%, 2000 की बात हो रही है सन 2000 की, ठीक है कि सन 2000 तक भारत में 93% जो क्षेत्र रोजगार के अवसर है वो असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध है। इसमें आर्थिक स्थिति के अनुरूप घट बढ़ होती रहती है कि इसमें क्या है कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप परसेंटेज है वो कम और ज्यादा है वो हो सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में पॉपुलेशन इंक्रीज तो स्पीडली हुई, लेकिन उस पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि है वो नहीं हुई। ठीक है, और भारत में असंगठित क्षेत्र में 93% जो पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पर रोजगार के अवसर हैं वो ज्यादा है और ओनली 5% इन 2000 ओनली 5% जो लोग थे वो गवर्नमेंट सेक्टर में उनको रोजगार है वो मिला हुआ था। बाकी जो सामाजिक सूचक रह गए या स्वच्छ सूचक रह गए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।